सेकेंड ईयर फिजिक्स चैप्टर नंबर 13 हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों, ठीक है। और चैप्टर 13 का नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी। अब सबसे पहले समझेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। सबसे पहले हम समझेंगे बच्चों इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। सबसे पहली बात बच्चों, लेट्स सपोज बच्चों हमारे पास एक कंडक्टर है, ठीक है। कंडक्टर मीन्स वायर है हमारे पास, ठीक है। अब मैं कहता हूँ हमारे पास वायर है, तो वायर का एक क्रॉस सेक्शन एरिया है, इससे क्यू अमाउंट ऑफ चार्जेस क्या हो रहे हैं, फ्लो कर रहे हैं, और चार्ज को गुजरने में टाइम लग रहा है कितना, टी। तो इलेक्ट्रिक करंट निकालना हो तो क्या होगा, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। रेट का मतलब 1 सेकेंड डिवाइड बाई टाइम। रेट का मतलब होता है टाइम को क्या करना है, डिवाइड करना है, या 1 सेकेंड पढ़ लो। 1 सेकेंड में जितना इलेक्ट्रिक चार्ज क्या कर रहा है बच्चों, किसी कंडक्टर से क्या कर रहा है, पास हो रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम कहेंगे इलेक्ट्रिक करंट कहेंगे। मेरी बात समझ आ गई आप सबको। तो चार्ज डिवाइड बाय टाइम, और चार्ज जो है बच्चों हम लिखेंगे स्मॉल क्यू से। किसे लिखेंगे बच्चों, स्मॉल क्यू से लिखेंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या हो गया, क्यू अपॉन टी, स्मॉल में आ रहा है ये, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या हो गया, चार्ज अपॉन टाइम, और चार्ज की यूनिट क्या होती है बच्चों, यहाँ लिखा हुआ है कूलम। क्या होता है, चार्ज की यूनिट क्या होता है, कूलम। और कूलम और टाइम की यूनिट क्या होती है बच्चों, सेकेंड। तो कूलम पर सेकेंड क्या हो गया बच्चों, एम्पेयर। तो करंट की यूनिट क्या बन गई, एम्पेयर। तो अभी आपने सीखा इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है कि 1 सेकेंड में किसी कंडक्टर से जितना चार्ज पास होगा उतना ज़्यादा करंट होगा। और फॉर्मूला है I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, और क्यू की यूनिट जो है, क्यू जो है चार्ज है, चार्ज की यूनिट कूलम है, टाइम की यूनिट सेकंड है। तो कूलम अपॉन सेकंड को क्या बोलोगे, एम्पेयर कहोगे। इसके बाद हम ये पढ़ेंगे 1 एम्पेयर क्या होता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे बच्चों 1 एम्पेयर क्या होगा। तो बच्चों ये बात समझिएगा, अगर 1 कूलम 1 सेकेंड में पास हो रहा है, अगर 1 कूलम चार्ज पास हो रहा है कितने टाइम में बच्चों, 1 सेकेंड में, तो आप कहोगे कितना करंट है, 1 एम्पेयर। करंट कितना बच्चों, 1 एम्पेयर है। मेरी बात समझ आ रही है आप सबको कि अगर 1 कूलम चार्ज पास हो रहा है कंडक्टर से 1 सेकेंड में, तो करंट की वैल्यू कितनी है बच्चों, 1 एम्पेयर है। अब बच्चों हम ये सीखेंगे कि कंडक्टर्स क्या होते हैं, इंसुलेटर्स क्या होते हैं। तो कंडक्टर क्या है बच्चों, वो सब्सटेंसेस जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स रखते हों ताकि करंट पास हो सके, इसको हम क्या बोलेंगे, कंडक्टर। कंडक्टर्स में क्या होते हैं बच्चों, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जैसे कि कॉपर, आयरन, एल्युमिनियम या अदर मेटल्स। ज़्यादातर मेटल्स होते हैं जिनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो कि करंट को क्या कर सकते हैं, पास कर सकते हैं, उनको हम क्या बोलेंगे, कंडक्टर्स। और जिनमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते बच्चों, जो करंट पास नहीं कर सकते, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम कहते हैं इंसुलेटर। जैसे कि वुड करंट पास नहीं कर सकता, रबर पास नहीं कर सकता, प्लास्टिक करंट पास नहीं कर सकता। तो ये क्या है, नॉन मेटल्स हैं, नॉन मेटल्स करंट पास नहीं करते। इसके बच्चों एक कॉन्सेप्ट है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, इसको हम समझते हैं कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है। तो सबसे पहले हम ये कंसिडर करते हैं पहले कि लेट्स सपोज अगेन हमारे पास एक कंडक्टर है। हमारे पास क्या है बच्चों, एक कंडक्टर है। मैं एक काम करता हूँ, एक कंडक्टर ड्रॉ कर लेता हूँ बच्चों, ठीक है। अब इसके अलावा लेट्स सपोज ठीक है, यहां भी अगेन इसको मैं यहां पे भी मैं कंसिडर कर लेता हूं, ठीक है। ये कंडक्टर हमारा, ठीक है, आ जाइए। इसके बाद बच्चों अगेन यहां पर भी हम कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। तो ये कंडक्टर हो गया हमारा, ठीक है। अब मैं कहता हूं जो कंडक्टर है बच्चों, इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है। क्या है बच्चों, कंडक्टर में क्या है बच्चों, इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल देखिए बच्चों, मैं कहता हूं कंडक्टर को पहले आपने जोड़ा बैटरी से। किससे जोड़ा बच्चों, लेट्स सपोज ये आपका नेगेटिव पोटेंशियल है बच्चों, और ये आपका क्या है बच्चों, पॉजिटिव पोटेंशियल है, ठीक है। अच्छा अब क्या होगा, यहां पर बच्चों लेट्स सपोज एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। बात समझिएगा, यहां पर क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है। ये इलेक्ट्रॉन चाहता है इस पॉइंट से मूव करके इस पॉइंट पे चला जाए, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन चाहता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, वो बिल्कुल वैसे ही बिहेव करते हैं जैसे गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स बिल्कुल वैसे ही बिहेव करते हैं जैसे गैस के मॉलिक्यूल, मतलब वो रैंडम मोशन में होते हैं, तो किधर भी मूव कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल, ये फ्री इलेक्ट्रॉन जो है वो लेट सपोज पॉइंट ओ से
पॉइंट बी पे जाना चाहता है पॉइंट ओ से पॉइंट ए पे चला जाए, कौन, ये फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है। लेकिन ये जाना चाहता है, लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है जो इसको क्या लगाएगी, फोर्स लगा देगी बच्चों। इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन, लेट सपोज बच्चों ये डायरेक्शन है किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड की, ये क्या है बच्चों, डायरेक्शन है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन ओ से ए जाना चाहेगा, लेकिन ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगी, इसको इस कंडक्टर में इसको क्या करवा देगी, इतना इसका रास्ता क्या करवा देगी, चेंज करवा देगी। ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगी बच्चों, इस कंडक्टर का इतना रास्ता क्या करवा देगी, चेंज करवा देगी। जैसे एग्जांपल मैं ड्रॉ कर देता हूं, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड ने क्या बच्चों, क्या किया, इसका इतना रास्ता क्या करवा दिया, चेंज करवा दिया बच्चों। मेरी बात समझ में आई आपको बच्चों, इतना रास्ता क्या कर दिया, इसका चेंज करवा दिया। अब क्या होगा, ये जाना चाहता था ओ से ए पे, लेकिन ओ से ए नहीं जाएगा, कहां चला जाएगा, बी पे चला जाएगा बच्चों, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन इतना ड्रिफ्ट हुआ, कितना ड्रिफ्ट हुआ, ए से बी ड्रिफ्ट हुआ। इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट कितना हुआ बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से कितना ड्रिफ्ट हुआ, ए से बी। वो तो खुद से जा रहा था ओ से ए, लेकिन ओ से ए नहीं जा सका, ओ से बी चला गया, तो कितना रास्ता चेंज हुआ बच्चों, ए से बी रास्ता क्या हुआ। तो एक सेकंड में जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से अपना रास्ता चेंज करता है, इसको हम कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ लिखा है जब एक कंडक्टर बैटरी से कनेक्ट हो, जैसे यहाँ पर मौजूद है, कंडक्टर बैटरी से क्या बच्चों कनेक्टेड है, और बैटरी ने क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या कर दिया, प्रोड्यूस किया, और उसकी वजह से क्या हुआ, फ्री इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ क्या हो गए, एडिशनल वेलोसिटी से मूव कर गए। इस वेलोसिटी का नाम क्या होगा बच्चों, तो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ कर रहे हैं ना बच्चों ये ड्रिफ्ट, तो इसको हम कहेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, 0.01 मीटर पर सेकेंड होती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू। और याद रखना है बच्चों एक बात, कंडक्टर जो था, कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी मूव कर रहे होते हैं, लेकिन करंट मौजूद नहीं होता है कंडक्टर में। कंडक्टर में करंट कब होता है, जब आप कंडक्टर को बैटरी से जोड़ते हो, वोल्टेज अप्लाई करते हो, और वोल्टेज अप्लाई करने पर वो जितना ड्रिफ्ट होता है उतना ज्यादा करंट होता है। तो करंट की डेफिनेशन को अगर मुकम्मल करना है तो ये बात बतानी पड़ेगी कि ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, एक सेकंड में जितना चार्ज फ्लो कर रहा है कंडक्टर में, ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक करंट कहेंगे। तो होप सो ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी वाला कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया होगा। इसके बाद बच्चों हमने पढ़ना है कन्वेंशनल करंट क्या होता है। तो अगर मैं कहूं बच्चों कि बैटरी का, अगर मैं एक डायग्राम, शॉर्ट डायग्राम बनाना चाहूं बच्चों, लेट सपोज मैं कहूँ अच्छा अगर ये हमारा रेजिस्टर है बच्चों, अभी मैं सिर्फ एक समझाने के लिए बता रहा हूँ आपको, और ये हमारा बैटरी का पॉजिटिव है और ये बैटरी का क्या है बच्चों, नेगेटिव है, और यहाँ पर सर्किट कंप्लीट हो गई बच्चों, और ये आपका वोल्टेज है और ये आपका रेजिस्टर है, सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। और वो करंट जो बैटरी के पॉजिटिव से मूव करे कहाँ पर, बैटरी के नेगेटिव पे, इस करंट का नाम क्या रख देंगे हम लोग, कन्वेंशनल करंट नाम रख देंगे इसका। ओहम लॉ क्या होता है, ठीक है, हम पढ़ेंगे ओहम लॉ क्या होता है बच्चों। तो एक बात समझना आपने, एक बात आपने समझना है बच्चों, अभी आपको पढ़ाया गया कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है, ठीक है। तो स्टार्टिंग फ्रॉम द ड्रिफ्ट वेलोसिटी अगर मैं कॉन्सेप्ट बताऊं बच्चों, सबसे पहले आपने क्या किया था, सबसे पहले बच्चों आपने ये किया था कि बैटरी को वोल्टेज दिया था। जब बैटरी को वोल्टेज दिया तो बैटरी से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गई, जनरेट हो गई। इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुई बच्चों तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी आ गया, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी आया तो उसकी वजह से आ गया करंट, क्या आ गया। तो ओहम ने क्या किया बच्चों, ओहम ने ये किया कि वोल्टेज का और करंट का रिलेशन जो है बताया, और क्या बोला कि जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा कंडक्टर के एंड्स पे, उतना ज़्यादा करंट क्या करेगा, फ्लो करेगा। इसमें एक शर्त रखी कि कंडक्टर की जो फिजिकल स्टेट है वो चेंज ना हो, कंडक्टर का टेम्परेचर चेंज ना हो, कंडक्टर का रेजिस्टेंस चेंज ना हो, तो वोल्टेज, जितना ज़्यादा वोल्टेज होगा उतना ज़्यादा करंट क्या करेगा, फ्लो करेगा। तो यहाँ लिखा है बच्चों, देखिएगा, द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पासिंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस इट्स एंड। मतलब कंडक्टर की बात हो रही है, फिजिकल स्टेट कंडक्टर की सेम रहनी चाहिए, मतलब जो रेजिस्टेंस है कंडक्टर का, टेम्परेचर रेजिस्टेंस का, वो क्या रहना चाहिए बच्चों, सेम रहना चाहिए। और एक और बात लिखी है कि ओहम लॉ जो है
वो अप्लाई कर सकते हैं कंडक्टर के ऊपर जिसकी फिजिकल स्टेट चेंज नहीं हो रही, जैसे उसका लेंथ चेंज नहीं हो रहा, उसका एरिया चेंज नहीं हो रहा, उसका शेप चेंज नहीं हो रहा, उसका टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा। ठीक है, तो ये बात आपको समझ आ गई होगी। इसके बाद बच्चों इंट्रोडक्शन में बताया गया भाई कि ये जो ओहम लॉ है ये एक जर्मन साइंटिस्ट था जॉर्ज साइमन ओहम, उसने जो है एक रिलेशनशिप दिया था करंट का और पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज का, और इसको उसने नाम दे दिया था किसका बच्चों, ओहम लॉ के नाम दे दिया था। ठीक है, तो इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं बच्चों किसकी तरफ, इसके डेरिवेशन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं और हम बात करेंगे बच्चों कि इसकी मैथमेटिकल जो एक्सप्रेशन है वो क्या है। जरा देखिएगा आप लोग, हमने कंसिडर किया बच्चों कि हमारे पास एक कंडक्टर है, इसका करंट क्या है बच्चों, I है, और पोटेंशियल डिफरेंस क्या है बच्चों, V है। तो अभी बताया गया जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना ज़्यादा क्या होगा बच्चों, करंट फ्लो करेगा। तो I से आप करंट को शो करते हो, V से वोल्टेज को या पोटेंशियल डिफरेंस को शो करते हो, जो ऐसे मेंशन है मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के अंदर। अब आपको पता है बच्चों, ये बात समझ आ गई कि जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा कंडक्टर के एंड पे उतना ज़्यादा करंट फ्लो करेगा। लेकिन एक बात पे डिपेंड करेगी ये रिलेशन कि उस कंडक्टर के अंदर कितनी एबिलिटी है करंट को पास करने की। तो साइन ऑफ प्रोपोर्शन हटता है तो क्या लगा देते हैं हम लोग, कांस्टेंट लगाते हैं के का मतलब है कंडक्टेंस, और कंडक्टेंस क्या है बच्चों, ये होता है एबिलिटी ऑफ अ कंडक्टर टू पास करंट। तो ये बात समझ आ गई। ये क्या हो गया बच्चों, यहाँ पर आपने लिख दिया I इज इक्वल टू के मतलब कंडक्टेंस, और यहाँ पर V आ गया। ठीक है, अच्छा अब एक और बात बच्चों, एक और बात कि कंडक्टेंस की जगह आपने क्या करना है, के की जगह आपने लिखना है यहाँ पर 1/r। क्या लिखना है बच्चों, के की जगह क्या लिखना है बच्चों, 1/r लिखना है। क्यों लिखना है ये बात समझिएगा कि करंट पास करने की एबिलिटी का नाम क्या होता है बच्चों, कंडक्टेंस होता है। तो इसका उलट क्या होगा, करंट रोकने की एबिलिटी का नाम क्या होगा बच्चों, रेजिस्टेंस होगा। तो अब आपने क्या करना है बच्चों, आपने ये करना है, मैं इसको थोड़ा चेंज कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, मैं चेंज इस तरह कर रहा हूँ, मैं इसको यहाँ से हटा रहा हूँ। ठीक है, चीज़ों को यहाँ से हटा रहा हूँ जो यहाँ मौजूद है ऑलरेडी। ठीक है, मैं ये कर रहा हूँ बच्चों, यहाँ पर मैंने I लिखा वैसे ही। ठीक है, जैसे ऊपर मेंशन है यहाँ पर, के की जगह मैं क्या लिख दूंगा बच्चों, के की जगह मैं लिख दूंगा 1/r लिख दूंगा बच्चों मैं, और मैं V को वैसे लिख दूंगा। तो बच्चों R डिवाइड वाला यहाँ कर I के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है बच्चों, बात समझ में आ गई मेरी। और इसके बाद क्या करना है, R I के साथ मल्टीप्लाई हो गया तो V इज इक्वल टू क्या बन गया, IR बन गया। तो ये तो फॉर्मूला है बच्चों, V इज इक्वल टू IR। ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है किसकी, ओहम लॉ की। ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। फॉर्मूला क्या है ओहम लॉ का बच्चों, V इज इक्वल टू IR। तो होप सो ये ओहम लॉ भी आपको समझ आ गया हो। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या होता है बच्चों, देखो सबसे पहली बात रेजिस्टेंस के लिए कि करंट को पास करने की एबिलिटी कंडक्टर की कहलाती है कंडक्टेंस, और करंट को रोकने की एबिलिटी का नाम ये भी कंडक्टर की ही एबिलिटी है। अब आप बोलोगे सर ये करंट रुकता कैसे है, करंट तो पास हो रहा है, ये बात समझ में आ गई, वोल्टेज आपने अप्लाई किया तो ड्रिफ्ट हो गया, ये तो कॉज हो गया करंट का, समझ आ गया ड्रिफ्ट होती है। लेकिन करंट रुकता कैसे, ये बात समझाइए। तो बच्चों एक बात याद रखिएगा, जो कंडक्टर होता है इसमें होते हैं पॉजिटिव आइंस। कंडक्टर के अंदर क्या होते हैं बच्चों, पॉजिटिव आइंस होते हैं, जिसको हम कहते हैं लैटिस। क्या कहते हैं, और लैटिस के दरमियान में बहुत सारे बिलियंस की तादाद में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है बच्चों, तो फ्री इलेक्ट्रॉन जो ड्रिफ्ट होता है वो होता है किससे ड्रिफ्ट होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन जो ड्रिफ्ट होता है वोल्टेज अप्लाई करने की वजह से। ठीक है, तो होगा ये जब इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट होंगे ना तो वो क्या होंगे, उन पॉजिटिव आइंस से टकराएंगे। जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो ड्रिफ्ट हो रहे हैं वो किससे टकराएंगे बच्चों, पॉजिटिव आइंस लैटिस से टकराएंगे, और लैटिस से टकराने की वजह से क्या होगा, रेजिस्टेंस होगा। ये बात समझ आई मेरी जो मैंने आपसे कही कि कंडक्टर के अंदर क्या है बच्चों, मैं लिख देता हूं यहाँ पे, जो कंडक्टर है इसके अंदर क्या है, पॉजिटिव आइन है, जिसको आप कह रहे हो क्या, पॉजिटिव आइंस हैं, जिसको आप कह रहे हो क्या, लैटिस। और जो लैटिस है इनके दरमियान में बिलियंस की तादाद में फ्री इलेक्ट्रॉन है। करंट जो है वो कंडक्टर में आ रहा है
किसकी वजह से वोल्टेज अप्लाई किया तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट हुए तो क्या हुआ, फ्री इलेक्ट्रॉन के ड्रिफ्ट होने की वजह से ड्रिफ्ट वेलोसिटी जनरेट हुई, जिसकी वजह से करंट आ गया। अब जो करंट है फ्री इलेक्ट्रॉन्स के मूव करने की वजह से, वो फ्री इलेक्ट्रॉन जब मूव करेगा तो लैटिस से टकराएगा, जितना ज्यादा लैटिस से टकराएगा फ्री इलेक्ट्रॉन्स उतना ज्यादा क्या होगा बच्चों, तो रेजिस्टेंस होगा। तो ये बात समझ आ गई, करंट को रोकने की एबिलिटी कंडक्टर की कहलाती है रेजिस्टेंस। मैंने बहुत डिटेल में आपको बता दिया, जो कि एक्सप्लेनेशन में यहाँ मौजूद भी है। देखिएगा कि जब इलेक्ट्रिक करंट पास होता है कंडक्टर से तो फ्लो ऑफ चार्ज जो है ना वो हो रहा होता है किसमें, कंडक्टर में, और वो जो चार्ज होते हैं वो टकराते हैं किससे, वाइब्रेटिंग मॉलिक्यूल्स से कंडक्टर के, जिसको मैंने थोड़ा सा एडवांस लेवल पे जाकर बता दिया कि वो जो वाइब्रेटिंग मॉलिक्यूल्स हैं उनको हम क्या बोलेंगे, लैटिस कहेंगे। और उससे ये होता है जब टकराव होता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स का लैटिस से, तो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनका फ्लो थोड़ा सा रुक जाता है, रिड्यूस हो जाता है, और इस अपोजिशन का नाम क्या बच्चों, रेजिस्टेंस है। और रेजिस्टेंस को आप किससे शो करते हो, आर से शो करते हो। और अगर आपको अभी आपने इससे पहले पढ़ा है ओहम लॉ, जिसमें फॉर्मूला पढ़ा था V इज इक्वल टू बच्चों क्या पढ़ा था, आई आर पढ़ा था आप लोगों ने। तो अगर मैं यहाँ से आर को अलग करूँ तो बच्चों क्या आएगा, V अपॉन आई आएगा। तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हो गया V अपॉन आई। और अगर यूनिट की बात करें बच्चों तो आपको पता है कि वोल्टेज की यूनिट वोल्ट होती है, ठीक है। और आपको पता है बच्चों करंट की यूनिट क्या होती है, एम्पेयर होती है बच्चों। तो वोल्ट पर एम्पेयर को हम कहते हैं ओहम, क्या कहते हैं बच्चों, हम कहते हैं वोल्ट पर एम्पेयर को ओहम। तो रेजिस्टेंस की यूनिट क्या हो गई बच्चों, वोल्ट पर एम्पेयर, जो कि बराबर किसके है बच्चों, ओहम के होता है, ठीक है। और अगर आपसे कहा जाए कि 1 ओहम क्या होता है तो आपको ये बात बतानी है कि जब आप 1 वोल्ट अप्लाई करो कंडक्टर को और 1 एम्पेयर करंट फ्लो करे तो आप कहो रेजिस्टेंस कितना है बच्चों, 1 ओहम है, ठीक है। यहाँ पर मेंशन है ये भी, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे बच्चों किन फैक्टर्स के ऊपर रेजिस्टेंस डिपेंड कर रही है, ठीक है। सबसे पहली बात हमने ये सबसे पहले डिस्कस करना है कि हमारे पास एक कंडक्टर है जिसकी लेंथ क्या बच्चों, L है, और जो कंडक्टर का एरिया है वो क्या है बच्चों, A है, क्रॉस सेक्शन एरिया क्या बच्चों, A है। तो अब हम ये समझते हैं किस तरह से रेजिस्टेंस लेंथ पे डिपेंड कर रही है और एरिया पे डिपेंड कर रही है। सबसे पहले बच्चों लेंथ पे डिपेंड कैसे कर रही है, तो ये बात समझिएगा कि रेजिस्टेंस जो है वो लेंथ के ऊपर डायरेक्ट रिलेशन में है, ठीक है। कैसे देखिएगा, जो मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ मेंशन है, ये देखिए यहाँ पर मेंशन है आपके सामने कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। कंडक्टर की लेंथ जितनी ज्यादा होगी उतना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा। क्यों, क्योंकि जो मॉलिक्यूल्स होंगे ना बच्चों वो अरेंज होंगे उतने ज्यादा, लीनियरली अरेंज हो जाएंगे। जैसे एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि जितनी ज्यादा लेंथ होती है कंडक्टर की, अगर मैं कहूँ कंडक्टर की लेंथ की बात करूँ बच्चों, जितना ज्यादा लेंथ होगा, जितना ज्यादा कंडक्टर का लेंथ होगा उतना ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स जाकर लैटिस से टकराएंगे, उतना ज्यादा क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस हो जाएगा। तो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर। ये बात समझ में आ गई। और एक और बात, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के ऊपर रेजिस्टेंस जो है वो इनवर्स रिलेशन में है। अब ये कैसे इनवर्स रिलेशन में, इस बात समझिएगा बच्चों। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ आपको, जहां पर आपको वायरिंग में ज्यादा करंट चाहिए होता है, जैसे आप घर की वायरिंग करवाते हो और आपको ज्यादा करंट चाहिए, जैसे एग्जांपल एसी, एयर कंडीशन, इसमें अगर आपको ज्यादा करंट चाहिए होता है, एसी को सबसे ज्यादा करंट चाहिए होता है, तो उस एसी के लिए अलग से वायरिंग होती है, थिक वायर यूज की जाती है। थिक वायर होगी तो ज्यादा जगह होगी चार्ज की फ्लो करने के लिए, उतना कम क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस हो जाएगा। तो एरिया के इनवर्स रिलेशन में कौन है, रेजिस्टेंस है। एरिया के इनवर्स रिलेशन में क्या बच्चों, रेजिस्टेंस है। तो आपने इन दोनों इक्वेशन को, इक्वेशन 1 थी आपकी रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, और इक्वेशन 2 थी आपकी बच्चों रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। आपने इन दोनों इक्वेशन क्या कर दिया, यहाँ पर कंबाइन कर दिया। आपको नजर आ रहा होगा दोनों इक्वेशन को क्या कर दिया गया बच्चों, कंबाइन कर दिया। तो ये आ गया रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ अपॉन एरिया। जब भी साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं बच्चों हम क्या लगाते हैं, कांस्टेंट लगाते हैं, और कांस्टेंट क्या हमारा रॉ है, इसको पढ़ते हैं रॉ। क्या पढ़ते हैं बच्चों, रॉ का मतलब क्या होता है, रेजिस्टिविटी। क्या मतलब होता है, रॉ का मतलब होता है रेजिस्टिविटी, जिसको हम आगे अभी डिस्कस करेंगे। रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहते हैं इसको हम, ठीक है। और ये तो बात आपको पता है ना बच्चों, जब भी साइन ऑफ प्रोपोर्शन हटेगा क्या लग जाएगा, इक्वल टू साथ कांस्टेंट, और कांस्टेंट लगाएंगे रॉ। रॉ का मतलब रेजिस्टिविटी है या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है। अब बच्चों इस बात को मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। वायर जो होते हैं वो अलग अलग मटेरियल से मिलके बनते हैं। जैसे आपके पास दो किस्म के वायर है, एक कॉपर वायर है, एक सिल्वर वायर है। तो दोनों की लेंथ भी सेम, एरिया भी सेम, लेकिन दोनों का रेजिस्टेंस अलग अलग है। तो ये बात किससे हम रिप्रेजेंट करेंगे, किससे करेंगे, रेजिस्टिविटी से करेंगे रिप्रेजेंट। इस बात को समझ में आई मेरी बात बच्चों।
फिर बता रहा हूँ मैं आपको, मैं कहता हूँ मेरे पास 2 वायर है, दोनों की लेंथ भी सेम और एरिया भी सेम, एक वायर कॉपर की है और एक सिल्वर मटेरियल की है, ठीक है, और दोनों की लेंथ भी सेम, एरिया भी सेम, लेकिन रेजिस्टेंस की वैल्यू डिफरेंट हो रही है। किसकी वजह से डिफरेंट होगी? रॉ की वजह से, रेजिस्टिविटी की वजह से उन दोनों की वैल्यू क्या होगी? डिफरेंट होगी। तो ये बात समझना है आपने कि मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है कौन? रेजिस्टिविटी। आपकी बुक में एक टेबल बना हुआ है जिसमें हर मेटल के लिए, हर मटेरियल के लिए अलग अलग रेजिस्टिविटी की वैल्यू मौजूद है। कॉपर के लिए 1.6 एक्सपोनेंट -8 है। कॉपर के लिए क्या वैल्यू बच्चों? 1.6। रॉ की वैल्यू कॉपर के लिए क्या है? 1.6 एक्सपोनेंट -8 ओहम मीटर। और यही वैल्यू सिल्वर के लिए बच्चों है आपके पास गिवन 1.52 एक्सपोनेंट -8 ओहम मीटर। तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 वायर्स हैं हमारे पास, दोनों की लेंथ भी सेम, एरिया भी सेम, लेकिन एक कॉपर का है और एक सिल्वर का है। तो इसका मतलब ये हुआ उन दोनों की रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो गई? डिफरेंट हो गई। सिल्वर की रेजिस्टेंस कम आ रही है बच्चों और कॉपर की रेजिस्टेंस ज़्यादा आ रही है। इसका मतलब ये हुआ कि रेजिस्टेंस के बेसिस पे आप किसी एक को अच्छा और किसी एक को, दूसरे को बुरा नहीं कह सकते। कोई और भी फैक्टर्स होंगे, क्योंकि रेजिस्टेंस जो है वो कॉपर की जो है वो क्या है? ज़्यादा है, और सिल्वर की रेजिस्टेंस क्या है बच्चों? कम है। लेकिन फिर भी हम प्रिफर किसको करते हैं? कॉपर को करते हैं। हम कहते हैं कॉपर वाला पंखा अच्छा होता है। इसका मतलब हो गया कि सिर्फ एक फैक्टर रेजिस्टिविटी के ऊपर हम जो है किसी एक चीज़ को अच्छी और किसी दूसरे को बुरे नहीं कह सकते, और भी अदर फैक्टर्स भी होते हैं। मतलब हो सकता है कॉपर किसी और वजह से अच्छा हो, तो आगे जाके पढ़ लेंगे, समझ आ जाएगा। तो बच्चों रेजिस्टिविटी की डेफिनेशन है, जैसे अगर मैं यहाँ से बच्चों रॉ को अलग करूँ, ये फॉर्मूला ये मौजूद है R = ρL/A, ये आपके फॉर्मूला मौजूद है। मैं यहाँ से क्या करता हूँ बच्चों? रॉ को अलग कर लेता हूँ। तो रॉ अलग करूँगा ना बच्चों अगर मैं, तो यहाँ से बन जाएगा RA/L। तो अगर मुझे रॉ को डिफाइन करना है तो मैं कहूँगा कि रॉ जो है ये बराबर होगा R के, अगर एरिया भी 1 मीटर स्क्वायर है और लेंथ भी 1 मीटर है। मतलब रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू रेजिस्टेंस फॉर अ कंडक्टर ऑफ एरिया यूनिट, मतलब 1 मीटर स्क्वायर एंड लेंथ 1 मीटर। ये हम यहाँ पर मेंशन है रेजिस्टिविटी डेफिनेशन, देख लीजिए आप लोग कि रेजिस्टिविटी इज डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर व्हिच हैज यूनिट लेंथ एंड यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, मतलब 1 मीटर लेंथ और 1 मीटर स्क्वायर का एरिया। तो ये बात आपको समझ आ गई होगी, और आपको ये भी समझ आ गया होगा कि रेजिस्टिविटी की यूनिट होती है क्या बच्चों? ओहम मीटर होती है। तो बच्चों रेजिस्टेंस का टॉपिक आगे पढ़ रहा है, और नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों हमारा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। नेक्स्ट टॉपिक क्या हमारा? इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस। तो बच्चों एक बात समझिएगा, एक बात आपने समझना है बच्चों, वो क्या है जरा देखिएगा, सब लोग जरा बोर्ड पे देखिएगा, ठीक है। इसमें कहा जा रहा है, देखो बहुत आसान बात मैं कर रहा हूँ, ठीक है, आपसे बहुत आसान बात कर रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों को ये पता है कि टेम्परेचर बढ़ता है तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। ये बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है कि जब भी मॉलिक्यूल्स का टेम्परेचर बढ़ेगा काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो इसी बात को मैं यहाँ मेंशन कर रहा हूँ। तो देखिएगा कि मैं ये कहता हूँ बच्चों, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल क्या होगी? बढ़ जाएगी। मॉलिक्यूल्स मतलब पॉजिटिव आयंस, लैटिस की बात हो रही है, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी बच्चों अगर, तो वेलोसिटी, वाइब्रेशनल वेलोसिटी ऑफ द पॉजिटिव आयन वो भी बढ़ जाएगा। जब वेलोसिटी बढ़ेगा तो कोलिजन जो है बच्चों, किसमें कोलिजन? फ्री इलेक्ट्रॉन और लैटिस के दरमियान में जो कोलिजन है बच्चों, वो भी क्या हो जाएगा? बच्चों? फ्री इलेक्ट्रॉन और लैटिस के दरमियान में जो कोलिजन बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? रेजिस्टेंस क्या हो गया बच्चों? कोलिजन बढ़ा तो रेजिस्टेंस भी क्या हो गया बच्चों? बढ़ गया बच्चों। रेजिस्टेंस भी क्या हो गया? बढ़ गया। तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर मैंने आपको बहुत आसान तरीके से समझा दिया है कि जब भी टेम्परेचर बढ़ता है काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल लैटिस बढ़ जाएगी। काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो वाइब्रेशनल वेलोसिटी ऑफ द लैटिस आल्सो इंक्रीजेस, जिसकी वजह से चांसेस
ऑफ कोलिजन बिटवीन फ्री इलेक्ट्रॉन एंड लैटिस, ये भी चांस बढ़ जाएगा, कोलिजन बढ़ जाएगा। जब कोलिजन बढ़ता है तो रेजिस्टेंस भी बढ़ जाता है। तो ये बात मैंने आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर दी है। तो ये सारी बातें ऑलरेडी यहाँ मौजूद है, देख लीजिए कि एक्सपेरिमेंट से हमें शो हुआ कि रेजिस्टेंस जो है ना वो वेरी कर जाता है चेंज इन टेम्परेचर होने पे, और ये डायरेक्टली प्रूव किसके होता है, चेंज इन टेम्परेचर के। टेम्परेचर बढ़ता है तो चेंज इन रेजिस्टेंस भी क्या होता है बच्चों, बढ़ता है। क्यों बढ़ता है, लिखा हुआ है कि जब भी कंडक्टर को हीट करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स की बढ़ती है, मॉलिक्यूल्स ज़्यादा तेज वाइब्रेट करने लग जाते हैं, और चांस जो होता है कोलिजन का वो भी क्या हो जाता है बच्चों, बढ़ जाता है, और इससे फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन कम हो जाता है और रेजिस्टेंस क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो ये सारी बात को मैंने ऑलरेडी यहाँ पर इन 5-6 वर्ड्स में एक्सप्लेन कर दिया आपको। अच्छा, अब हमें एक फॉर्मूला फाइंड करना है जिससे आप हाई टेम्परेचर के ऊपर रेजिस्टेंस को क्या कर सकोगे, फाइंड कर सकोगे। तो बच्चों कैसे करेंगे तो देखिएगा, सबसे पहले आपको ये कंसिडरेशन समझनी है कि हमारे पास एक कंडक्टर है जिसकी रेजिस्टेंस क्या है, R0 है। इस कंडक्टर की रेजिस्टेंस क्या है बच्चों, R0 है। इस कंडक्टर की रेजिस्टेंस R0 है, कितने टेम्परेचर के ऊपर, 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर रेजिस्टेंस R0 है। और जब आप इस कंडक्टर को हीट करते हो, ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाकर डेल्टा टी, तो क्या होगा, इतना रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, कितना, डेल्टा आर रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा बच्चों, बढ़ जाएगा। और एक्सपेरिमेंट से क्या शो हुआ, एक्सपेरिमेंट से ये शो हुआ बच्चों कि जिस कंडक्टर की 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर रेजिस्टेंस ज़्यादा थी उसका उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्या कहा मैंने बच्चों, जिस कंडक्टर का रेजिस्टेंस 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर ज़्यादा होगा उस कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस भी ज़्यादा बढ़ेगा। सिमिलरली अगर हम कंडक्टर का टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ाएंगे तो भी रेजिस्टेंस ज़्यादा बढ़ जाएगी। मेरी बात समझ आई, क्या कहा मैंने कहा जिस कंडक्टर का रेजिस्टेंस 0 डिग्री सेल्सियस पे ज़्यादा होगा उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा बढ़ेगा, और दूसरा ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो आपके पास कितने इक्वेशन होगा बच्चों, 2 इक्वेशन हो गए। अब आपने इन दोनों इक्वेशन को क्या कर दिया, यहाँ पर कंबाइन कर दिया। क्या कर दिया, इन दोनों इक्वेशन को कंबाइन कर दिया। देख लीजिए, जब आपने इन दोनों इक्वेशन को कंबाइन किया बच्चों तो यहाँ पर ये फॉर्मूला आ गया, डेल्टा आर इज प्रोपोर्शनल टू R0 डेल्टा टी। और आपको पता है जब भी साइन ऑफ प्रोपोर्शन हटेगा तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, कांस्टेंट लगेगा, और कांस्टेंट लगाएंगे अल्फा। अल्फा का नाम होता है टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो जहाँ पर आप लोगों ने बुक के अंदर पेज नंबर 91 के ऊपर रॉ की वैल्यू देखी थी, वहीं पर अल्फा की वैल्यू भी मौजूद है। देख लीजिएगा, हर मटेरियल के लिए टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस की वैल्यू अलग अलग है। तो ये टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस ये भी मटेरियल के ऊपर क्या कर रहा है बच्चों, डिपेंड कर रहा है। अब हम ये कहते हैं कि एक तो रेजिस्टेंस आपके पास आ गई, लेट सपोज R0 0 डिग्री सेल्सियस की रेजिस्टेंस। देखो यहाँ पर 3 रेजिस्टेंस हो गए, ठीक है। एक तो 0 के ऊपर रेजिस्टेंस हो गई कितनी, R0, ठीक है। एक क्या हो गई, 0 पर रेजिस्टेंस क्या हो गई बच्चों, R0 हो गई। जैसे एग्जाम्पल यहाँ मेंशन है, मैं इसको थोड़ा सा चेंज करता हूँ, ठीक है, ताकि आपको समझाने में आसानी हो जाए मुझे। मैं कहता हूँ बच्चों ये है रेजिस्टेंस कितना, R0, ठीक है। देखिए बच्चों, मैं कहता हूँ मेरे पास जो रेजिस्टेंस है क्या है बच्चों, यहाँ पर R0 है, ठीक है। और यहाँ पर मैं डैश को कहता हूँ RT। आपकी बुक में RT लिखा गया है बच्चों, क्या लिखा गया है, देखो लिखा हुआ है RT। आपको समझ आ रही है बात मेरी, अगर आप अपनी बुक देखो बच्चों तो आपको समझ आएगा कि आपके पास जो यहाँ पर मौजूद है वो क्या है बच्चों, RT गिवन है, R डैश नहीं है। हाई टेम्परेचर के ऊपर रेजिस्टेंस कितना है बच्चों, आपको गिवन है हाई टेम्परेचर के ऊपर रेजिस्टेंस कितना है बच्चों, RT है। तो यहाँ पर मैं क्या लिख दूंगा, RT माइनस R0। क्या लिख दूंगा बच्चों मैं, RT माइनस R0, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, डेल्टा R की जगह क्या लिख दिया, RT माइनस R0 लिख दिया। और अल्फा वैसे ही आ गया, R0 वैसे आ गया, डेल्टा टी भी वैसे आ गया। अब क्या होगा बच्चों, एक स्टेप यहाँ पे मैं बढ़ा के दिखा रहा हूँ आपको, देखिएगा एक स्टेप मैं बढ़ा रहा हूँ। यहाँ बच गया RT माइनस RT बच गया यहाँ पर बच्चों, देखो यहाँ पे RT बच गया, ठीक है। और माइनस का R0 बच्चों यहाँ पर आकर क्या हो जाएगा, प्लस का R0 हो जाएगा। और ऑलरेडी मौजूद है क्या चीज, अल्फा R0 डेल्टा टी ऑलरेडी क्या है बच्चों यहाँ पर मौजूद है। तो अब
अब आपको क्या करना है बच्चों, अब आपको ये करना है यहाँ पर कि आप ये करेंगे कि आर टी लिख देंगे, ठीक है, हाई टेम्परेचर रेजिस्टेंस, ठीक है, और आर नॉट कॉमन आएगा इन दोनों टर्म में। देखो अगर आर नॉट कॉमन आ गया तो यहाँ बच जाएगा, यहाँ से आर नॉट जब कॉमन आ गया यहाँ बचा 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी। तो ये आपके पास बच्चों यहाँ पर हाई टेम्परेचर के ऊपर रेजिस्टेंस आ चुका है, जो कि मैंने लिख दिया है आर टी बराबर है आर नॉट 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी, यहाँ मैंने मेंशन कर दिया सेपरेट में भी। तो बच्चों टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस को भी यहाँ पर डिफाइन किया गया है, तो कैसे करेंगे जरा देखिएगा, मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस की जो इक्वेशन है उसको। जैसे आपको पता है बच्चों अल्फा को मुझे यहाँ से सेपरेट करना है, ठीक है, यहाँ से मुझे क्या करना है अल्फा को, तो डेल्टा आर ऑलरेडी मौजूद था, तो मैं क्या करूँगा आर नॉट मल्टीप्लाई में था यहाँ कर क्या हो जाएगा डिवाइड, और डेल्टा टी बच्चों यहाँ मल्टीप्लाई में वहाँ जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड। ऐसा ही है बच्चों, तो इसको मैं ऐसे एक्सप्लेन करूँगा। देखो जब भी ऊपर चेंज हो और नीचे ओरिजिनल वैल्यू हो, ठीक है, इनिशियल वैल्यू हो, इक्वेशन में ऊपर लिखा हुआ है चेंज इन रेजिस्टेंस और नीचे लिखा हुआ है इनिशियल रेजिस्टेंस, तो चेंज इन रेजिस्टेंस अपॉन इनिशियल रेजिस्टेंस को हम हमेशा पढ़ेंगे बच्चों फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस। क्या पढ़ेंगे फ्रैक्शनल चेंज, इसको इस टर्म को हम पढ़ेंगे फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस। और एक और बात बच्चों, डेल्टा टी डिवाइड में है, जब भी डेल्टा टी डिवाइड में होगा तो आप पढ़ोगे इंक्रीज इन 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। डेल्टा टी का मतलब 1 है, जब भी कोई चीज डिवाइड में होती क्या पढ़ते हैं उसको 1। तो मैं इसको ऐसे समझाऊंगा बच्चों, जरा देखिएगा, अल्फा कोफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर है, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस है, ये हमें बताता है कि जब हम 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को बढ़ाएंगे या 1 केल्विन टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो कितना रेजिस्टेंस बढ़ेगा 0 डिग्री सेल्सियस की रेजिस्टेंस के लिहाज से। मैं इस बात को फिर एक्सप्लेन कर रहा हूँ बच्चों, अल्फा कहलाता है टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, और ये हमें बताता है कि जब हम 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को या 1 केल्विन टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो कितना रेजिस्टेंस बढ़ेगा 0 डिग्री सेल्सियस की रेजिस्टेंस के लिहाज से। ये कौन बता रहा है बच्चों में, अल्फा बता रहा है। तो यहाँ पर ये मौजूद है डेफिनेशन टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस की, ठीक है। हमने पढ़ लिया रेजिस्टेंस क्या होता है, डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस अपॉन डायमेंशन ऑफ कंडक्टर हमने पढ़ लिया, हमने डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस अपॉन टेम्परेचर पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे कंपैरिजन ऑफ रेजिस्टेंस। तो दो तरह की कंपैरिजन होती है बच्चों, पहली सीरीज कॉम्बिनेशन और दूसरा होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है, दो तरह के कॉम्बिनेशंस होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है बच्चों, समझिएगा। देखो एक के बाद दूसरा रेजिस्टर लगा हुआ है और जहां दूसरा खत्म वहां पर, सॉरी, एक के बाद दूसरा रेजिस्टर, फिर दूसरे के बाद तीसरा, तो ये रेजिस्टर आपको अगर देखो तो सब अलग अलग पॉइंट से कनेक्टेड हैं, सारे रेजिस्टर अलग अलग पॉइंट से क्या है कनेक्टेड है। जैसे एग्जांपल, जो R1 है वो AB से जुड़ा हुआ है, जो R2 है वो BC से जुड़ा हुआ है, जो R3 है बच्चों वो CD से जुड़ा हुआ है। अच्छा, अब इसमें समझना है कि हमारे पास सबसे पहले बच्चों 3 रेजिस्टर है, R1, R2 और R3, ये सीरीज में कनेक्टेड है, ठीक है। अब यहाँ पर आपने बैटरी से कितना वोल्टेज दिया बच्चों, V वोल्टेज क्या कर दिया, अप्लाई कर दिया, इस रेजिस्टर को V वोल्टेज अप्लाई कर दिया, ठीक है। इस कॉम्बिनेशन को आपने V वोल्टेज अप्लाई कर दिया बैटरी से। अब करंट जो है ना वो आई जा रहा है, ठीक है। तो होता क्या है बच्चों, एक बात समझिएगा, क्योंकि एक ही रास्ता है करंट की फ्लो करने का, करंट की फ्लो करने का एक ही रास्ता है, तो तमाम के तमाम रेजिस्टर में करंट की वैल्यू क्या होगी बच्चों, सेम होगी। तमाम के तमाम रेजिस्टर्स में करंट की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी, क्योंकि करंट के गुजरने का सीरीज में रास्ता क्या होता है बच्चों, एक ही होता है, ठीक है। यहाँ पर मेंशन है, ये बात लिखी हुई है। सेकंड पॉइंट बच्चों, क्योंकि अलग अलग पॉइंट से कनेक्टेड है सारे के सारे रेजिस्टर, तो सब में वोल्टेज की वैल्यू क्या है, डिफरेंट है। देखो R1 रेजिस्टर में कितना वोल्टेज है, V1, R2 रेजिस्टर में कितना वोल्टेज है बच्चों, R3 रेजिस्टर में कितना वोल्टेज है, V3। तो बैटरी से जो वोल्टेज सप्लाई हो रहा है V, वो बराबर होगा V1 प्लस V2 प्लस, जैसे यहाँ पर मेंशन है कि V बराबर है किसके, V1 प्लस V2 प्लस V3 के। अब आप क्या करोगे बच्चों, अब आप इसकी डेरिवेशन मुकम्मल करोगे, ठीक है। तो अगर आप देखो डेरिवेशन को तो क्या होगा, आपको पता है V इज इक्वल टू क्या होता है, IR, तो V इक्वल टू क्या लिख दिया गया, IR। अब V1 क्या होगा, IR1, जो करंट की वैल्यू क्या थी, सेम। V1 क्या होगा बच्चों, IR1, V2 क्या होगा, IR2, V3 क्या होगा, IR3। तो आपने क्या किया, V की जगह लिख दिया IR
V1 की जगह लिख दिया IR1, V2 की जगह लिख दिया IR2 और V3 की जगह लिख दिया IR3, क्योंकि सब में करंट की वैल्यू क्या थी, सेम थी। यहाँ से I क्या आ गया बच्चों, कॉमन आ गया। तो अब क्या होगा, I से I क्या हो जाएगा, I से I कैंसिल। तो यहाँ पर आपके पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का क्या आ गया बच्चों, फॉर्मूला आ गया फॉर सीरीज। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आ गया R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो जो याद रखिएगा, इन तीनों को हम हटाकर कोई एक रेजिस्टर लगा सकते हैं जिसकी रेजिस्टेंस क्या होगी, R होगी, और वो R इस फॉर्मूले से क्या हो जाएगा, फाइंड हो जाएगा। तो सीरीज में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आती है इसकी वैल्यू हमेशा इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से ज़्यादा होती है, क्योंकि ऐड हो जाता है। ये सीरीज में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू हमेशा क्या होती है बच्चों, ज़्यादा होती है। ठीक है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू इंडिविजुअल रेजिस्टेंस की वैल्यू से क्या होती है, ज़्यादा होती है सीरीज में। अब हम पढ़ेंगे बच्चों पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है। तो बच्चों अगर आप डायग्राम देखो तो मैं आपको बता रहा हूँ बच्चों, ये तमाम रजिस्टर इन दो पॉइंट से कनेक्टेड है जो मैं मार्क कर रहा हूँ रेड से। मैं इसको कहता हूँ A, इसको कहता हूँ B। तो R1 भी A और B से जुड़ा हुआ है, R2 भी A और B से जुड़ा है, और R3 भी बच्चों A और B से जुड़ा है, आपको दिख रहा होगा। लेकिन एक मसला ये है बच्चों, करंट जब आता है I यहाँ पर इस पॉइंट A पे, तो करंट के पास तीन रास्ते होते हैं। R1 से करंट I1 गुजर जाता है, R2 से करंट I2 गुजरता है, और R3 से करंट I3 गुजरता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि करंट की वैल्यू तमाम रेजिस्टर में क्या होगी, डिफरेंट होगी, और वोल्टेज की वैल्यू सेम होगी। ये सारी बात मैं पहले समझा रहा हूँ, उसके बाद पढ़ाऊंगा इस स्लाइड के अंदर क्या है। बच्चों एक बात समझना है आपने कि डायग्राम अगर आप देखो तो बच्चों आपको बात समझ में आएगी कि आपने बैटरी से वोल्टेज कितना दिया, V। बैटरी से कितना वोल्टेज दिया बच्चों आप लोगों ने, V। तो जो वोल्टेज बैटरी में आ रहा है ना, वही वोल्टेज पॉइंट A और पॉइंट B पे भी आ रहा है, क्योंकि ये A और B पॉइंट डायरेक्टली किससे जुड़ा हुआ है, बैटरी से जुड़ा है बच्चों। A डायरेक्ट बैटरी से जुड़ा हुआ है, B डायरेक्ट किससे जुड़ा है, बैटरी से जुड़ा हुआ है। तो A और B पॉइंट पे जो वोल्टेज का रेफरेंस आ रहा है वो वही आ रहा है जो बैटरी में है, और A और B से ही तमाम रेजिस्टर्स क्या है बच्चों, कनेक्टेड है ना डायरेक्टली। देखो R1 भी AB से जुड़ा हुआ है, R2 भी AB से जुड़ा हुआ है, और R3 भी AB से जुड़ा हुआ है। तो क्योंकि तमाम रेजिस्टर डायरेक्टली बैटरी से जुड़ा हुए हैं, तो सब में वोल्टेज की वैल्यू क्या होगी बच्चों, सेम होगी। तमाम रेजिस्टर्स में वोल्टेज की वैल्यू क्या होगी बच्चों, सेम होगी। तो R1 में भी वोल्टेज V है बच्चों, R2 में भी वोल्टेज V है, और R3 में भी वोल्टेज क्या बच्चों, V है। तो अगर आपको अब ये पढ़ना है तो आप पढ़ लीजिए कि हमारे पास तीन रेजिस्टर है, R1, R2 और R3, जो किसमें लगे हुए हैं, पैरेलल में, और आपने वोल्टेज कितना दिया है बच्चों, V वोल्टेज दिया है। तो क्योंकि बैटरी से जुड़े हैं सारे के सारे रेजिस्टर्स, ठीक है, तो क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, V होगा ना। सब में वोल्टेज क्या होगा बच्चों, क्या होगा बच्चों, यहां पर होगा रेजिस्टर्स, क्या होगा, क्योंकि सारे के सारे रेजिस्टर्स डायरेक्टली बैटरी जुड़े हुए बच्चों, सब में वोल्टेज क्या होगा, V होगा, और करंट की वैल्यू क्या होगी, सब में डिफरेंट होगी। ठीक है, तो टोटल करंट जो होगा I, वो किसके बराबर होगा बच्चों, I1 प्लस I2 प्लस। तो अब आपने क्या करना है, यहाँ पे डेरिवेशन करनी है, I बराबर है किसके, I1 प्लस I2 प्लस I3। तो आपको पता है V इज इक्वल टू IR होता है बच्चों। तो I क्या हो जाएगा, V अपॉन R। तो I की जगह क्या लिख देंगे, V अपॉन, I की जगह लिख देंगे V अपॉन R। देखो I की जगह क्या लिख दिया क्या बच्चों, V अपॉन R। एक स्टेप आगे जाके लिखा गया, देखो I की जगह लिखेंगे V अपॉन R, यहाँ मैं लिख देता हूँ, I की जगह लिखेंगे हम V अपॉन R, और I1 की जगह क्या लिखेंगे बच्चों, V अपॉन R1। I2 की जगह क्या लिखेंगे बच्चों, V अपॉन R2, और I3 की जगह क्या लिखेंगे बच्चों, V अपॉन R3। तो ऊपर कॉमन आएगा V, ऊपर से नॉमिनेटर से कॉमन आ जाएगा, तो क्या होगा, V से V कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 1 अपॉन R, और यहाँ बचेगा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से जो R की वैल्यू कैलकुलेट होगी बच्चों, वो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा, इन तीन रेजिस्टर का क्या होगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा। तो आप R जो इस फॉर्मूले से फाइंड कर रहे हो बच्चों, वो उतनी वैल्यू का रेजिस्टर आप इन तीनों की जगह क्या कर सकते हो, लगा सकते हो। मतलब इन तीनों का हटाकर हम ये R वैल्यू लगा सकते हैं, R वैल्यू का कोई एक रेजिस्टर लगा सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि R जो है ना, इक्विवेलेंट है किसका, R1 प्लस R2 प्लस R3 का। और याद रखना एक और बात बच्चों, कि पैरेलल के अंदर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू तमाम रेजिस्टर से छोटी होती है, R1 से भी छोटी होगी, R2 से भी छोटी होगी, और R3 से भी छोटी होगी। हमेशा याद रखना, सीरीज के अंदर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू इंडिविजुअल रेजिस्टर से बड़ी होती है, और पैरेलल के अंदर इंडिविजुअल रेजिस्टर से क्या होती है, छोटी होती है इक्विवेलेंट रेजिस्टर की वैल्यू। तो आज हमने रेजिस्टर्स भी कंप्लीट कर लिया है।